गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था मौर्य उत्तर काल के बारे में, जिसमें पहला पढ़ा था ब्राह्मण वंश। थोड़ा देखिए कि जो मौर्य उत्तर काल है अर्थात मौर्यों के बाद वाला काल, मौर्य का जो अंतिम शासक हुआ वो हुआ था बृहद्रथ, जिसकी हत्या की थी शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने, और एक नए वंश की स्थापना की थी, उसे कहा गया ब्राह्मण वंश। अर्थात 185 BC या हम कहें 185 ईसा पूर्व के पश्चात की घटनाओं को मौर्योत्तर कालखंड में रखा गया। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था ब्राह्मण वंश, जिसमें 3 वंशों के बारे में पढ़ा था, शुंग वंश, कण्व वंश और सतवाहन वंश। शुंग वंश में जो सबसे प्रतापी राजा हुए थे पुष्यमित्र शुंग और अग्निमित्र के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा जो कण्व वंश में हुए थे वो वासुदेव कण्व और सुशर्मा हुए थे। ठीक है, और उसके पश्चात सतवाहन वंश में हुए थे सिमुक और गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद जो अंतिम शासक हुए थे वो हुए थे यज्ञश्री सतकर्णी, अंतिम सतवाहन शासक हुए थे। मैंने बताया था कि जो मौर्य शासक थे, बाद वाले मौर्य शासक, उनमें योग्यता इतनी नहीं थी कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकें या अपने बचे हुए साम्राज्य को ही बचा सकें। इसलिए क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ, उनके बीच विस्तारवादी नीतियों को लेकर आपसी संघर्ष हुआ और छोटे छोटे राजाओं का उदय हुआ, जिनमें हम देखेंगे कि सबसे पहले जो आया था वो आया था ब्राह्मण वंश, और उसमें आया था शुंग, कण्व और सतवाहन। और जो दूसरा वंश आया था वो आया था गैर ब्राह्मण वंश, जिसमें हम पढ़ेंगे नागवंश, आवीर वंश, बोधि वंश और मगवंश के बारे में। और जो इसके बाद आएंगे हम देखेंगे कि वो आएंगे विदेशी वंश। अर्थात जब यहाँ पर आपसी संघर्ष राजाओं के मध्य हुआ तो इसका फायदा उठाया विदेशी आक्रांताओं ने, और उन्होंने भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया, जिसमें हमने बताया था कि ग्रीक के राजा थे डेमेट्रियस प्रथम और मिनांडर, उन्होंने यहाँ पर आक्रमण भी किया था। ठीक है, तो हम चलो देखते हैं गैर ब्राह्मण वंश के बारे में। गैर ब्राह्मण वंश में जो वंश हुए प्रमुख वो हुए 4, जिनमें सबसे पहला था नागवंश। ठीक है, नागवंश या हम कहें जो गैर ब्राह्मण वंश का समय कालखंड है वो है लगभग 300 एना डोमिनी तक का, मतलब 185 BC से लेकर 300 एना डोमिनी के मध्य अनेक छोटे छोटे जो राजा हुए, उनमें नागवंश या हम कहें मगवंश, आवीर वंश या बोधि वंश, सभी इसी कालखंड के समय की घटनाओं से संबंधित हैं। ठीक है, सबसे पहला है नागवंश। नागवंश का जो संस्थापक है वो है वृषनाग। इन्होंने विदिशा में इस वंश की स्थापना की तथा इनका जो प्रमुख क्षेत्र था, विदिशा के अलावा इनकी और 2 शाखाएं थी, वो थी पद्मावती और मथुरा। पद्मावती जो वर्तमान में ग्वालियर क्षेत्र है, वहाँ पर एक जगह है पवाया, अर्थात पवाया का प्राचीन नाम क्या था? पद्मावती। ठीक है, ये जो पद्मावती या पवाया है वो कहाँ पर स्थित है? भीतरवार्ग और डबरा रूट पर स्थित है। सड़क मार्ग जो है डबरा और भीतरवार्ग, वहाँ पर स्थित है पवाया, जिसका प्राचीन नाम है पद्मावती, और इनकी जो दूसरी शाखा थी वो थी मथुरा में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं वृषनाग के जो उत्तराधिकारी हुए वो हुए भीमनाग। इनकी सबसे पहली उपलब्धि थी कि इन्होंने विदिशा से अपनी राजधानी को पद्मावती स्थानांतरित किया था। ठीक है, और इसके बाद जो राजा हुए वो हुए गणपति नाग, ये अंतिम शासक हुए, और इन्हीं को समुद्रगुप्त ने हराया था। समुद्रगुप्त के बारे में हम जब गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे तो गुप्त वंश से संबंधित हैं समुद्रगुप्त। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि समुद्रगुप्त ने गणपति नाग जो कि अंतिम नागवंश के शासक थे, उन्होंने इसको हराया था। ये जो बात चल रही है वो चल रही है 210 एना डोमिनी से लेकर 300 एना डोमिनी के मध्य की घटनाओं के बारे में। ठीक है, अब जो नागवंश का उल्लेख मिलता है या हम कहें कि नागवंश के जो साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं हमें, एक नाटककार हुए, साहित्यकार हुए, भवभूति। जैसा हमने पढ़ा था कालिदास, उन्हीं के समतुल्य माने जाते हैं भवभूति को। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उनमें एक है मालती माधव, जिसमें नागवंश का उल्लेख है। मालती माधव में मालती एवं माधव के प्रेम प्रसंग का उल्लेख है।
ठीक है। इनके इसके अलावा इनकी दो और रचनाएं हैं जिसमें महावीर चरित और उत्तर रामचरित, ये क्वेश्चन आ चुके हैं दोनों कि उत्तर रामचरित या मालती माधव या महावीर चरित किसकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो महावीर चरित है, महावीर अर्थात भगवान राम, उनके राज्याभिषेक से संबंधित और राम विवाह उसका उल्लेख है महावीर चरित में, और उत्तर रामचरित में रामचरित के बाद की जो घटनाएं हैं जिसमें सीता का वन में निर्वासन, इनकी प्रमुख घटनाएं का उल्लेख है उत्तर रामचरित में। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है ये जानकारी। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से। उसके अलावा दूसरा जो वंश होता है नागवंश के बाद होता है वो होता है आवीर वंश। आवीर वंश जो कि सतवाहनों के अधीन थे, लेकिन इनमें एक जो शासक हुए ईश्वर सेन, उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, और जहां पर स्थापना की उसे कहा गया खानदेश। खानदेश वर्तमान में बुरहानपुर का प्राचीन नाम है। ठीक है, प्राचीन काल में बुरहानपुर को क्या कहा जाता था? खानदेश। लेकिन जो ईश्वर सेन ने स्थापना तो कर ली, लेकिन अपने साम्राज्य को दूसरे राजाओं से बचाने के लिए इन्होंने अंत में वाकाटकों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जो वाकाटक राजा हुए इनके बारे में हम अभी गुप्त काल में पढ़ेंगे, जिसमें समुद्रगुप्त भी पढ़ेंगे और वाकाटकों के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो आते हैं वो आता है बोधि वंश। 200 एना डोमनी से 300 एना डोमनी के मध्य के कालखंड की घटनाओं से संबंधित है। कौन? बोधि वंश। इनमें प्रमुख राजा हुए वो हुए श्री बोधि। इन्होंने इसकी स्थापना की किस वाले क्षेत्र में? जबलपुर, जिसे उस समय कहा जाता था त्रिपुरी, या हमने बताया था कि एक और नाम है तिवार। तिवार भी किसका नाम है? जबलपुर का। ठीक है, तो इन्होंने जबलपुर में इसकी स्थापना की थी बोधि वंश की, श्री बोधि ने। इसके अलावा इनमें जो अन्य शासक हुए वो हुए चंद्रबोधि और शिवबोधि। इतना कोई इनका विशेष उल्लेख नहीं है, विशेष योगदान नहीं है, इसलिए केवल हम कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, जो अंतिम गैर ब्राह्मण वंश में वंश हुआ वो हुआ आपका मगवंश। मगवंश के जो संस्थापक थे वो थे भीमसेन, और इनके बारे में जो भी हमें उल्लेख मिलता है वो बांधवगढ़ उमरिया में पाए गए शिलालेखों से इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। बोधि वंश के समकालीन और कुषाणों के प्रबल विरोधी थे, कट्टर विरोधी थे। कुषाणों के बारे में आपने सुना होगा, यह एक विदेशी वंश है जिसमें प्रमुख राजा थे कनिष्क, जिन्होंने रेशम मार्ग पर कब्जा कर रखा था। ठीक है, इसके बारे में जब हम अभी आगे पढ़ेंगे ब्राह्मण वंश, गैर ब्राह्मण वंश, और उसके बाद पढ़ेंगे विदेशी वंश। तो विदेशी वंश में हम पढ़ेंगे हिंदू वंश शासक, हिंदू वंश में मिनांडर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद शक क्षत्रपों के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरे हुए कुषाण। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भीमसेन थे वो किनके विरोधी थे? कुषाणों के कट्टर विरोधी थे, और बोधि वंश के समकालीन थे। इनका जो प्रमुख क्षेत्र था वो था बघेलखंड। हम देखते हैं कि जब मध्य प्रदेश का वर्तमान नक्शे को देखेंगे तो जो उत्तरी मध्य प्रदेश है उसमें शासन था नागवंश का, जो दक्षिणी क्षेत्र था उसमें शासन था आवीर वंश का। ठीक है, और मध्य में क्षेत्र में जो शासन था वो था बोधि वंश का और मगवंश का। मगवंश का बघेलखंड क्षेत्र में, और बोधि वंश का था वो जबलपुर क्षेत्र में था। ठीक है, इसी में जो अन्य शासक हुए वो हुए भद्रमग और शिवमग, जो छोटे छोटे शासक थे, इनका कोई विशेष योगदान नहीं है। अब इसके बाद जो आता है वो आता है विदेशी वंश। विदेशी वंश, ठीक है, विदेशी वंश में मैंने बताया था कि 3 वंश थे जो विदेशी आक्रांता थे। उनमें प्रमुख थे शकवंश, कुषाण वंश और हिंदेवन शासक। हिंदेवन वंश, हिंदेवन शासकों में मैंने मिनांडर के बारे में कुछ उल्लेख किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं शकवंश। शकवंश का जो कालखंड माना जाता है, शासन काल माना जाता है, वो माना जाता है 35 एना डोमनी से लेकर 415 एना डोमनी तक। ठीक है, जो मध्य एशिया से आकर कुछ लोग उज्जैन नासिक वाले क्षेत्र में रहने लगे, उन्हें कहा गया पश्चिमी क्षत्रप, और कुछ लोग पंजाब एवं मथुरा वाले क्षेत्र में आकर शासन करने लगे, उन्हें कहा गया उत्तरी क्षत्रप। इस वंश की अर्थात शक वंश की 2 शाखाएं थीं, या हम कहें इसमें 2 प्रमुख वंश थे, जिसमें एक वंश था क्षयरात वंश और दूसरा था कार्दमक वंश। शकों को ही कहा जाता था क्षत्रप,
अर्थात या तो शक अकेला कहा जाता था या शक वंश को कहा जाता था शक क्षत्रप। ठीक है, तो इनमें जो शाखाएं हुई या इनमें दो जो वंश हुए उनमें प्रमुख था, पहला था क्षयरात वंश और दूसरा था कार्दमक वंश। इन्हीं को भद्रमुख वंश भी कहा जाता था। चलिए देखते हैं क्षयरात वंश। क्षयरात वंश का जो राजधानी क्षेत्र था या हम कहें शासन का क्षेत्र था वो कौन सा था? गुजरात क्षेत्र, जिसमें इनकी राजधानी थी मीननगर। मीननगर अहमदाबाद क्षेत्र को मीननगर कहा जाता था। ठीक है, इसमें पहला शासक हुआ भूमक और उसी का पुत्र हुआ नहपान। भूमक के बारे में उल्लेख हमें मालवा के सिक्कों से मिलता है तथा इनका जो पुत्र हुआ नहपान, इसके बारे में जो सिक्के मिलते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? शिवपुरी से। नहपान का वायसराय था वो था ऊषावदत्त। ऊषावदत्ता जो वायसराय नहपान का था, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जिनकी माँ का नाम गौतमी वल्लरी था, उन्होंने नहपान और उसके वायसराय ऊषावदत्ता को पराजित किया और चूंकि ये क्षयरात वंश के थे इसलिए गौतमी पुत्र सतकर्णी को क्षयराताओं का नाश करने वाला कहा गया है। इसका उल्लेख किसमें है? नासिक अभिलेख में। मैंने बताया भी था कि नासिक अभिलेख जो कि माता गौतमी वल्लरी से संबंधित है उसमें इस बात का उल्लेख है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने क्षयरात वंश के राजा नहपान और उनके वायसराय ऊषावदत्ता को हराया था, पराजित किया था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शकों का जो क्षयरात वंश था या क्षयरात शाखा थी उनमें गौतमी पुत्र सतकर्णी ने पराजित करके अपने क्षेत्र में विलय कर लिया था। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा वंश होता है वो होता है कार्दमक वंश। कार्दमक वंश में यस्मैतिक और इन्हीं के पुत्र थे चष्टन। उन्होंने मिलकर कठियावाड़ जो कि गुजरात वाला क्षेत्र है तथा उज्जैन में इस वंश की स्थापना की थी, कार्दमक वंश की। लेकिन जो प्रमुख क्षेत्र चष्टन ने मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की या हम कहें कार्दमक वंश की मध्य प्रदेश में प्रमुख स्थापना मानी जाती है चष्टन द्वारा उज्जैन में, क्योंकि टॉलेमी जो कि इतिहासकार थे उन्होंने ओजोन का राजा बताया है। किसको? चष्टन को। ओजोन जो कि वर्तमान में हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद चष्टन के जो पौत्र हुए वो हुए रुद्रदमन। ये वही रुद्रदमन है जिनके बारे में हमने जूनागढ़ अभिलेख के बारे में आपको बताया था। मैंने बताया था कि जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील का विवरण या उल्लेख है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अशोक का जो राज्यपाल था तुषास्प, उसने उसमें क्या करवाया था? उसमें नहर प्रणाली की व्यवस्था करवाई थी। ठीक है, और मैंने कहा था कि अतिवृष्टि के कारण ये जो झील है सुदर्शन झील गिरनार की पहाड़ियों में वो क्या हो गई थी? क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो उसका पुनर्निर्माण और मरम्मत किसने करवाई थी? रुद्रदमन ने। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदमन ने करवाया था। ठीक है, रुद्रदमन का जो कालखंड माना जाता है शासन का वो माना जाता है 120 से लेकर 150 एना डोमिनी तक। ठीक है, इसके बाद जो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने नहपान वाले क्षेत्रों को अधिकृत कर लिया था, जीत लिया था, उनको रुद्रदमन ने पुनः प्राप्त किया और इसी कारण से रुद्रदमन को एक उपाधि दी गई जिसे कहा गया महाक्षत्रप। अर्थात रुद्रदमन को महाक्षत्रप की उपाधि दी गई। किस लिए? क्योंकि उसने अपने जो क्षयरात वाले क्षेत्रों को गौतमी पुत्र सतकर्णी ने अधिकृत किया था, इन्होंने इसको पुनः अर्जित किया था। ठीक है, इसके बाद जो अंतिम शासक हुए कार्दमक वंश में वो हुए रुद्र सिंह तृतीय। रुद्र सिंह तृतीय को 388 एना डोमिनी में गुप्त काल के जो एक शासक थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, अर्थात विक्रमादित्य की उपाधि जिन्हें दी गई थी, या हम कहें कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने रुद्र सिंह तृतीय को हराया और बाद में ये वाला क्षेत्र गुप्त वंश में सम्मिलित हो गया या
हम कहें कि कार्दमक वंश वाला क्षेत्र अर्थात उज्जैनी वाला क्षेत्र अब किसका अंग बन गया? गुप्त वंश का, क्योंकि मौर्योत्तर काल के बाद ही जो अगला काल आएगा वो आएगा गुप्त काल। तो उसमें हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, चाहे फिर समुद्रगुप्त की बात हो या विक्रमादित्य की बात हो। ठीक है, चलिए ये तो हो गया पहला वंश विदेशी वंश में। अब दूसरा जो आता है वो आता है हिंद यवन वंश। हिंद यवन वंश का अर्थ समझिए कि जो यवन के शासक थे उन्होंने भारतवर्ष पर आक्रमण किया गया और उन्हें कहा गया हिंद यवन शासक। तो हिंद यवन शासकों में सबसे पहला मैंने बताया था वो था डेमेट्रियस प्रथम। उसी का जो वंशज हुआ, उत्तराधिकारी हुआ, वो हुआ था मिनांडर। मिनांडर को बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद कहा गया है और इनके बारे में जिन पुस्तक में उल्लेख मिलता है, जिन बौद्ध ग्रंथ में उल्लेख मिलता है, उसका नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद अर्थात मिनांडर के लिए और पन्हो अर्थात होता है प्रश्न उत्तर। तो जिन बौद्ध भिक्षु से इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया उनका नाम था नागसेन। तो उनसे जो इनका संवाद है अर्थात मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन दोनों के बीच जो संवाद है उसे कहा गया मिलिंद पन्हो। इस संवाद को एक किताब में अरेंज किया गया है, सजोया गया है, उसे कहा गया मिलिंद पन्हो। तो मिलांडर के बारे में मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में साक्ष्य मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, मिनांडर से के काल से संबंधित आवरा अर्थात मंदसौर में मैंने पहले भी बताया था कि रोमन शासकों से व्यापार हेतु मिनांडर ने कुछ सोने के सिक्के जारी किए थे और इसका साक्ष्य मिलता है आवरा मंदसौर से। इस बात को ध्यान रखिएगा कि हिंद यवन वंश के शासक पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने स्वर्ण मुद्राएं या सोने के सिक्के जारी किए थे। उसके बाद हम देखेंगे कुषाण वंश, और ये बात भी याद रखिएगा कि कुषाण वंश के शासक थे वो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे। अर्थात सोने के मुद्रा या सोने के सिक्के जारी सर्वप्रथम किसने किए? हिंद यवन शासकों ने। ठीक है, और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो जारी किए वो किए थे कुषाण वंश के शासकों ने। ठीक है, तो विदेशी वंश में हिंद यवन वंश के बाद जो अगला वंश आता है वो आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश में जो प्रमुख राजा थे वो थे कनिष्क। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कनिष्क। अब देखिए इनके जो कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुजुल कटफिसस और उन्हीं के प्रपौत्र हुए कनिष्क, जिनका शासनकाल 78 एना डोमनी से 101 एना डोमनी के लगभग माना जाता है। जितना भी हम मौर्योत्तर कालखंड पढ़ेंगे वो 185 बीसी से लेकर लगभग 300 एना डोमनी तक ही चलेगा। ठीक है, उसके बाद आएगा गुप्त काल 300 एना डोमनी से। ये सब महाजनपद काल का ही है। ठीक है, महाजनपद काल में जो दो काल हुए, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, हम मौर्योत्तर काल में पढ़ रहे हैं जिनमें 3 वंश हुए थे, ब्राह्मण वंश, गैर ब्राह्मण वंश और विदेशी वंश। ब्राह्मण वंश में जो वंश हुए थे शुंग वंश, कर्ण वंश, शतवाहन वंश, और गैर ब्राह्मण में हुए थे मग, नाग, बोधि और आवीर। ठीक है, इसके बाद जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था विदेशी वंश जिनमें शक, कुषाण और हिंद यवन शासक। ठीक है, इस तरह से इसको अपने ध्यान में रखिए कि स्टोरी के माध्यम से एक इमेज बना के रखिए अपने दिमाग में। ठीक है, तो देखते हैं कुषाण वंश में कनिष्क शासक के बारे में। ठीक है, कनिष्क जो थे इन्होंने उज्जैन के शक अर्थात कार्दमक वंश के राजाओं को पराजित किया और उज्जैन वाले क्षेत्र को अधिकृत किया गया। एक्चुअल में कनिष्क जो थे इनका जो साम्राज्य था वो था पुरुषपुर में। पुरुषपुर इनकी राजधानी थी। पेशावर का पुराना नाम है पुरुषपुर जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो जो कनिष्क हुए इन्होंने अंत में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, उज्जैन के शकों को पराजित किया था, रेशम मार्ग पर इन्होंने कब्जा किया था और कुंडल वन में आयोजित चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसने करवाया था? कनिष्क ने ही करवाया था। ठीक है, इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था और इन्हें एक उपनाम दिया गया था या उपाधि दी गई थी, वो थी द्वितीय अशोक की। इन्हें द्वितीय अशोक भी कहा जाता था। इस संबंध में एक क्वेश्चन आ चुका है कि किस कुषाण वंश के शासक को
द्वितीय अशोक कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म भी अपनाया था। इसके अलावा जो अशोक की नीतियां थीं, लगभग उन्हीं नीतियों का इन्होंने पालन किया था। ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाया और इनका जो उल्लेख मिलता है वो सांची अभिलेखों में मिलता है। वैसे भी अशोक से संबंधित सांची स्तूप भी हैं और वहीं पर कनिष्क के बारे में उल्लेख भी मिलता है। जो अंतिम शासक हुए वो वासुदेव प्रथम हुए, जो एक शैव उपासक थे, और इनके जो सिक्के मिलते हैं वो मिलते हैं तेवर से। तेवर अर्थात प्राचीन नाम था जबलपुर का, त्रिपुरी, तेवर या जबलपुर। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है वो आएगा गुप्त काल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। और मेरा आपको यही संदेश है कि पढ़ते रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, और मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम एक ही तरह का खाना खाते हैं तो शायद उससे हमें बोरियत महसूस होती है, और हमें लग रहा है कि हम शायद एक ही तरह की पढ़ाई, एक ही तरह का इतिहास बताए जा रहे हैं। तो इसका जो उपचार मैंने सोचा है वो ये है कि कुछ करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, वीडियो के रूप में अपलोड करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो अगली क्लासेस में हम करंट अफेयर से संबंधित जो नए टॉपिक हैं वर्तमान में, जो सुर्खियों में हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आपका सहयोग रहा तो यह क्लास चलती रहेगी निरंतर, नित्य, अनंत तक। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।